अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से हमारी जो सीरीज़ है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की। इसमें हम प्रोग्रामिंग सीख रहे होंगे। प्रोग्रामिंग से मुराद है कि इसमें लॉजिक बिल्डिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग हम सीख रहे होंगे, जो कि एक्चुअल लैंग्वेज सीखने से पहले का स्टेप है। यूट्यूब पे इसका कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है। हालांकि ये बहुत बेसिक जो चीज़ें हैं प्रोग्रामिंग सीखने से पहले ये सीखना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं सीखते और अगर आप कोई डिग्री भी नहीं कर रहे सी कंप्यूटर साइंस की या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, तो और डायरेक्ट शुरू कर देते हैं कोई लैंग्वेज सीखना सी प्लस प्लस या पाइथन, और तो आपको ना उसमें ये बड़ी मुश्किल होती है लर्निंग के दौरान। क्योंकि ये बेस कॉन्सेप्ट्स जो हैं, आल्दो के डिग्री वाले जो बच्चे हैं वो बड़ी डिटेल में ये चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, लेकिन मैं इसमें ना कोई 4-5 वीडियोज़ में, छोटी-छोटी वीडियोज़ में ना इतना आपको समझा दूँगा कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना वो आप कॉपी पेंसिल पकड़ के सॉल्व करने के काबिल हो जाएँगे। क्योंकि कोड लिखने के लिए सबसे पहले इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप पूरा जो है ना प्रोग्राम कॉपी पे लिख सकें, ताकि बाद में लैपटॉप पकड़ें आप और जब लैपटॉप पे लिखें तो वो 100% चल जाए। ऐसा ना हो कि शुरू में ही लैपटॉप उठा के बैठ जाएँ, कोड लिखें और नहीं चला, एरर आया, फिर सॉल्व किया, एरर आया, फिर सॉल्व किया। ये बड़ी बैड प्रैक्टिस होती है, इससे आपको प्रोग्रामिंग कभी भी नहीं आ सकती। ठीक है? तो इसी जो है ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये अपनी सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ, ताकि जो बच्चे प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं वो पहले ये कोर्स ले लें, ताकि जब वो नेक्स्ट कोर्सेज़ पे जाएँ किसी भी यूट्यूब पे कोर्स को पकड़ लें, ताकि उस कोर्स को लेने में इनको कोई मुश्किल ना हो। सो बेस कॉन्सेप्ट्स इसमें जो होंगे वो ये होंगे, जो हम डिस्कस कर रहे होंगे कि रैम क्या होती है, सीपीयू क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है और प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो डिस्क्लेमर इस एक कोर्स का ये है कि आपने अगर प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आपको 9th और 10th का मैथ आना चाहिए। आपकी इंग्लिश बेहतर होनी चाहिए जितनी 9th-10th में होती है, ताकि आप जो स्टेटमेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स आया करेंगी। प्रॉब्लम से मुराद है कि कोई भी आपको क्वेश्चन आ गया और आपने उस क्वेश्चन का कोड लिखना है, तो हम क्वेश्चंस को प्रॉब्लम कह रहे होंगे और उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, यानी कि उन प्रॉब्लम्स के लिए कोड लिखा जाता है, तो इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। सो हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आएगी, वो इंग्लिश में होती हैं स्टेटमेंट्स, उसको अंडरस्टैंड करना और ये एक बड़ी बात होती है कि प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक हिस्सा होता है, यानी कि 50% टास्क तो आपका प्रॉब्लम को समझने में होता है कि आखिर में हमें समझ लग जाए कि कोड क्या करना है, ताकि जो उन्होंने कहा हुआ है वो इम्प्लीमेंट भी हो जाए। ठीक है? तो ये 2 चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। सो चलते हैं हमारे कोर्स की तरफ। सो हम सबसे पहले रैम को डिस्कस करते हैं। रैम जो है ना, रैम के ऊपर ना बॉक्सेस होते हैं। ये बॉक्सेस बनाए हुए हैं, ये एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, सिमिलरली तीसरा, चौथा और नीचे ये बॉक्सेस हैं। वो काफ़ी सारी बॉक्सेस होती हैं रैम के अंदर। और जो हमारे पास प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम ये बॉक्सेस रैम के अंदर जो होते हैं इसमें डेटा स्टोर करते हैं। हर बॉक्स में कोई ना कोई डेटा आ रहा होता है। ठीक है? और प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं हमारे किसी फ़ाइल के अंदर। ठीक है? जैसे ये एक इंस्ट्रक्शंस है, प्रोग्राम है, एक ये छोटा सा प्रोग्राम है, 2 इंस्ट्रक्शंस है इसमें, नम ए इज़ इक्वल टू 10 एंड नम बी इज़ इक्वल टू 5। ठीक है? अब कंप्यूटर को हमने ये चीज़ें एक आदमी को बताएँ, एक पर्सन को बताएँ तो वो याद रख लेता है। कंप्यूटर किस तरह याद रखेगा? कंप्यूटर जो है वो रैम में स्टोर करता है। रैम यानी मेमोरी, हम रैम को मेमोरी कह रहे होंगे। ठीक है? मेमोरी से हमारी मुराद हार्ड डिस्क नहीं होगी, हम रैम को कह रहे होंगे। ठीक है? अब सीपीयू जो कि मेन पावर हाउस होता है जिसने प्रोसेसिंग करनी होती है, अब उसको जो है ना बताने के लिए कि नम ए किसके बराबर है, नम ए 10 के बराबर है और नम बी जो है वो 5 के बराबर है, हम ये रैम पे स्टोर कर देते हैं। ठीक है? रैम पे हम किस तरह स्टोर करते हैं, हम हर डब्बे को, हर बॉक्स को नाम दे देते हैं। जैसे नम ए है तो इस डब्बे का नाम नम ए रख देंगे, उसमें वैल्यू 10 रख देंगे। और जो सीपीयू होता है ना वो रैम को देख रहा होता है, यानी कि ना टिक-टिकी लगा के ना रैम के ऊपर नज़र होती है उसकी।
यानी कि उसको यही होता है कि रैम पे के जो इंस्ट्रक्शंस आ रही है वो सीपीयू ने ना रन करते जाना है। सो ठीक है। तो ये जब एक प्रोग्राम ये जब वो हमारे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसमें जो पहली इंस्ट्रक्शन सीपीयू ने रीड की है, वो सीपीयू क्या करेगा, उस फाइल में से नम ए को उठाएगा, 10 को इधर रख देगा, इसका नाम रख देगा नम ए। फिर सीपीयू क्या करेगा, नम बी, इस डब्बे का नाम रख देगा नम बी और इसमें रख देगा 5। ठीक है, प्रोग्राम ख़त्म हो गया, सीपीयू का काम ख़त्म हो गया। ठीक है, यानी कि इसमें हमें पता चल गया कि सीपीयू असल में कर क्या रहा होता है। सीपीयू या रैम को रीड राइट कर रहा होता है। रैम पे जो भी डेटा होता है उसको रीड कर रहा होता है, ऐसे रैम पे राइट कर रहा होता है। और कुछ प्रोडक्ट सम और मल्टीप्लिकेशंस के जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है वो सीपीयू हैंडल कर रहा होता है। ठीक है, इसके बाद वेरिएबल्स के हैं, वेरिएबल नेम होते हैं जो कि हम बॉक्सेस को दे रहे होते हैं। हर बॉक्स को एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, जैसे नम ए, इस बॉक्स को नाम दिया था नम बी, इसको सो वेरिएबल्स होती है। अगर हम इसको एग्जीक्यूशन ट्रेस देखें, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो सीपीयू है वो इंस्ट्रक्शन 1 को देखेगा, इसको चला देगा, यानी कि रन कर देगा, इंस्ट्रक्शंस रन कर देगा। इंस्ट्रक्शन रीड की फाइल में से इंस्ट्रक्शन रन कर दी। रन करने से मुराद क्या है कि नम ए का वेरिएबल रैम पे बनाएगा। ये रैम पे उसने नम ए का वेरिएबल बनाया, इस डब्बे का नाम नम ए रख दिया, उसमें वैल्यू 10 रख दी है। ठीक है, सीपीयू ने एक्शन क्या लिया, द सीपीयू रीड्स द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, द इक्वल साइन इज एन असाइनमेंट कमांड टेलिंग द सीपीयू टू स्टोर अ वैल्यू। ठीक है, जो इक्वल का साइन होता है ना, इक्वल का साइन असाइनमेंट कमांड होता है। असाइनमेंट से मुराद क्या होता है कि वैल्यू असाइन कर देना, नम ए को कोई वैल्यू असाइन करनी है हमने। यानी कि नम ए से मुराद क्या होगा, नम ए एक वेरिएबल होगा रैम के ऊपर, रैम के एक डब्बे का नाम ए होगा और उसमें हमने वैल्यू क्या असाइन करनी है, वैल्यू क्या देनी है उस डब्बे को, वो 10 देनी है। तो ये इक्वल का ऑपरेटर जो होता है ना, वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये रैम की स्टेट हो जाएगी चेंज। पहले रैम खाली थी, ठीक है, अब रैम की स्टेट हो गई है ये, यानी कि पहले इंस्ट्रक्शंस के बाद रैम की स्टेट अपडेट हो गई है। ठीक हो गया। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन 2। इंस्ट्रक्शन 2 में कहता है नम बी इज इक्वल टू 5 है। सो नम बी इज इक्वल टू 5 है, इंस्ट्रक्शन 2 चलेगी। रैम जो है ना वो कोई खाली, सीपीयू जो है ना वो रैम के ऊपर जाएगा, वो खाली डब्बा ढूंढेगा। उसको ये डब्बा खाली मिला था, ऊपर खाली था ना ये वाला, इसने क्या किया, इस डब्बे का नाम नम बी रख दिया, उसमें 5 वैल्यू असाइन कर दी इसको। ठीक हो गया। उसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 3 चलेगी। इंस्ट्रक्शन नंबर 3 क्या कहती है, सम इज इक्वल टू नम ए जमा नम बी। ठीक है, सीपीयू एक्शन क्या लेगा, सीपीयू रीड्स द इंस्ट्रक्शन, सीपीयू इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा। टू एग्जीक्यूट, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू मस्ट रिजोल्व द एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड ऑफ द साइन। ठीक है, अगर तो राइट हैंड साइड पे, ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे कोई एक्सप्रेशन है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो सीपीयू पहले उसको सोल्व करता है। उसको सोल्व करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो असाइन करता है। यानी कि जो राइट हैंड साइड है ना, ये वाली राइट हैंड साइड पे अगर कोई एक्सप्रेशन है, अगर तो कोई वेरिएबल है, जैसे कि ऊपर से वेरिएबल्स 10 था, 5 था, तो उसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कोई एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो सीपीयू पहले उसको सोल्व करता है। सोल्व करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट असाइन किया जाता है। ठीक हो गया। तो सम में नम ए जमा नम बी का रिज़ल्ट आएगा, सीपीयू सोल्व करेगा, इन दोनों को जमा करेगा, रिज़ल्ट आएगा 15। और सम का वेरिएबल बनाएगा रैम के ऊपर जाके, रैम के ऊपर जाएगा, सम का एक वेरिएबल बनेगा और उसमें वैल्यू क्या रखा देगा, 15। ये थोड़ी सी अलाइनमेंट डिस्टर्ब हुई है, इसको ठीक कर लेते हैं। ये नम बी है और ये सम का वेरिएबल रैम पे बनाया, उसमें दोनों का रिज़ल्ट आ गया। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो चौथी इंस्ट्रक्शंस थी इस प्रोग्राम में, वो ये थी कि नम ए इज इक्वल टू नम ए प्लस 1। अगर हम प्रोग्राम दोबारा ऊपर जाके देखें, हमारे पास प्रोग्राम क्या लिखा था, प्रोग्राम लिखा भी था या नहीं लिखा था प्रोग्राम, ठीक है, हमारे पास उसने इधर प्रोग्राम पूरा नहीं लिखा, इसने प्रोग्राम
की जो 2 इंस्ट्रक्शंस हैं वही लिखी हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 3 उसने बाद में जाके बनाई है, ये वाली, कि प्रोग्राम की अगली इंस्ट्रक्शंस ये होनी चाहिए। ये भी हम ऊपर लिख देते हैं प्रोग्राम के साथ कि अगली इंस्ट्रक्शंस ये चलानी थी उसने। फिर इसके बाद अगली इंस्ट्रक्शंस हमारे पास इंस्ट्रक्शन नंबर 4 थी प्रोग्राम में, वो क्या है, नम ए इज इक्वल टू नम ए प्लस 1। ठीक है, ये प्रोग्राम था, यहाँ तक हमने चला लिया। और अब इसके बाद क्या होगा, नम ए इज इक्वल टू नम ए प्लस 1 करेगा। ठीक है, अब नम ए प्लस 1 करके नम ए में रखवाना है हमारे पास। अगर आप गौर करें तो जब चौथी इंस्ट्रक्शन चलेगी ना, वो ढूंढेगी कि नम ए का वेरिएबल पहले मौजूद है कि नहीं है। खाली डब्बा ढूंढना है वो तो हमें पता है, लेकिन सबसे पहले ये भी चेक करते हैं कि क्या उस नेम का वेरिएबल पहले मौजूद है या नहीं। ठीक है, नम ए जो है वो बनाना है, तो उसने पहले सर्च करना है कि उसने पहले रिजोल्व करनी है राइट हैंड साइड वाली कंडीशन। यानी क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसका मतलब है कि नम ए जो है राइट हैंड साइड पे अगर आया है, तो इसका मतलब कि नम ए पहले पड़ा होगा। राइट हैंड साइड वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमें बता रही होती हैं, अगर वो एक्सप्रेशन है ना, तो इसका मतलब है कि उस एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं ना, वो रैम में पड़े होंगे। ठीक है, सो नम ए ढूंढेंगे इधर से जाके। सो नम ए 10 है। ठीक है, सो अगर नम ए 10 है और इसमें एक जमा करना है तो हो जाएगा 11। अब ये 11 है, तो 11 कहाँ पे रखवाना है, नम ए पे रखवाना है। सो नम ए का वेरिएबल जाके इधर नहीं बनाएंगे नया, क्योंकि नम ए का वेरिएबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो उस वेरिएबल के डब्बे के अंदर वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी कि नम ए बराबर हो जाएगा नम ए प्लस 1। यानी कि नम ए इज इक्वल टू हो जाएगा 10 जमा 1, और नम ए हो जाएगा 11। ठीक है, सो ये वही बताया गया इसमें। सीपीयू एक्शन क्या लेगा, राइट हैंड साइड वाला फर्स्ट सोल्व करेगा, नम ए को उधर से ढूंढेगा 10 है, एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेगा, न्यू वैल्यू स्टोर कर देगा, पुरानी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। नम ए चूँकि पहले मौजूद था, तो नम ए की पहली पुरानी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये हमें बताया गया इसमें। ये देखिए आप, अगर ये पुरानी वैल्यू ख़त्म हो गई है, यानी कि उसने ये एक सिंबल लगा के कह दिया है कि ये पुरानी वैल्यू थी और नई वैल्यू की 11 आ गई है। अगर हम इसको इधर से हटा भी दें तो कोई इशू नहीं है, अब नई वैल्यू है, अब रैम पे यही वैल्यू रहेगी। ठीक है, की पॉइंट्स इसमें क्या थे, सम वेरिएबल जो है ना, वो अभी भी 15 ही रखेगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस लाइन बाय लाइन चलती हैं और चौथी इंस्ट्रक्शन के बाद इंस्ट्रक्शन आना बंद हो गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि सम भी अपडेट हो जाएगा, ने 11 जमा 5 16 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। चौथी इंस्ट्रक्शन के बाद कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है, तो सीपीयू कुछ रीड भी नहीं करेगा, और रैम की जो आखिरी स्टेट है यही बरकरार रहेगी। ठीक है, और जब भी रैम से पूछा जाएगा बताओ नाम ए में क्या है, सीपीयू देखेगा रैम में क्या है, नाम ए में 11 है, फिर सीपीयू देखेगा नाम बी में क्या है, 5। तो यानी कि ये हमारे पास वैल्यूज़ जो है ना आखिरी रैम के अंदर ये पड़ी हुई है हमारे पास। अब एक्सरसाइज है एक हमारे पास, ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। अगर हम इसको, मैं आपको विजुलाइज करूँ अपना जाके, ये वाला जो सीपीयू रैम प्रोग्राम वेरिएबल्स की आपको समझ आ गई है। अगर हम इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन रन करते हैं, नम ए को एग्जीक्यूट, ये पहली इंस्ट्रक्शन रन होगी, एग्जीक्यूट करते हैं, ये सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है। सीपीयू ने पहली इंस्ट्रक्शन चलाई, मेमोरी का नाम, डब्बे का नाम नम ए रख दिया, उसमें वैल्यू 10 रख दी। ठीक है, अगली को चलाएंगे, डब्बे का नाम नम बी रख दिया और उसमें वैल्यू क्या असाइन करनी है, 5। उससे अगली स्टेटमेंट चलाएंगे, तो उसमें नम ए जमा नम बी पहले कैलकुलेट होगा, क्या होगा, 15 आ जाएगा। 15 किस में रखवा देना, सम नाम के वेरिएबल में, सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसमें 15 रखवा देंगे। उसके बाद ये राइट हैंड वाली एक्सप्रेशन कैलकुलेट होगी, जिसमें नम ए में 10 पड़ा था, जमा एक 11 हो गया, और 11 कहाँ पर रखवाना है, नम ए में। चूँकि नम ए का वेरिएबल ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी, पुरानी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ये हमारे पास एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। बैलेंस 500 है, इसको स्टेप बाय स्टेप अगर हम रन करें, इसको वैसे अगर आप अलजेब्रा के स्टूडेंट हैं, तो आप अगर अलजेब्रा के थ्रू इसको
सोल्व करें तो आपको पता चलेगा कि बैलेंस में 500 है, विदड्रा 50 है, तो बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस विदड्रा। तो बैलेंस 500 माइनस विदड्रा करेंगे तो क्या हो जाएगा, चार 450, और 450 बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, डिपॉजिट बनाया, डिपॉजिट में 100 डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, बैलेंस इक्वल टू बैलेंस जमा डिपॉजिट। बैलेंस में क्या आ चुका हुआ था, पहले 450 आ चुका हुआ था इस लाइन तक। अब हमने क्या करना है, बैलेंस में डिपॉजिट जमा कर देना है, 450 जमा 100, 550 हो जाएगा। 550 कैलकुलेट होने के बाद किस में चला जाएगा, बैलेंस में चला जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द फाइनल वैल्यू बैलेंस, बैलेंस 550 है, और ये चेक किया तो करेक्ट आंसर, द फाइनल आंसर इज 550, 550। अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो सबसे पहले हम एग्जीक्यूट नेक्स्ट स्टेप करते हैं, तो बैलेंस में 500 आएगा, क्योंकि ये इस सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है। तो रैम का एक डब्बा बैलेंस नाम का बनेगा और 500 चला जाएगा। अगले डब्बे का नाम विड्रा होगा और 50 आ जाएगा। फिर बैलेंस अपडेट होगा, क्योंकि बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस विड्रा लिखा हुआ था, बैलेंस अपडेट हो जाएगा। फिर उसके बाद डिपॉजिट में 100 डाला था, डिपॉजिट आ गया। उसके बाद बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस जमा डिपॉजिट था, तो बैलेंस जो है ना वो 550 होगा। सो ये हमारे पास पूरा फ्लो हो गया इसका। उसके बाद मैं अगर आपको दिखाऊँ, इसकी हमारे पास लेसन 1 की एक्सरसाइज है। इसकी एक्सरसाइज में जो सोल्व करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये मैं अगर आपको दिखाऊँ इधर, ये पेंट में मैंने बना के रखा हुआ है फ्लो। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है जिसकी इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 चलनी है। शुरू में ये रैम के सारे डब्बे खाली होंगे। सीपीयू फर्स्ट स्टेप यानी कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन चलाएगा और एज नाम का वेरिएबल बनाएगा, उसमें 25 रख देगा। ठीक है, रैम की स्टेट अपडेट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है स्टेप 2 यानी कि इंस्ट्रक्शन नंबर 2 चलेगी। सीपीयू करेगा नेम है, और नेम में वैल्यू क्या असाइन करनी है, एलिस। सो वो नेम में नेम नाम का एक वेरिएबल बनाएगा, उसमें एलिस असाइन कर देगा, क्योंकि ये डब्बा तो पहले फिल हो चुका है। ठीक है, यानी कि ये रैम की स्टेट अपडेट होती जा रही है। पहले खाली थी, फिर एक डब्बे में वैल्यू आई, फिर दूसरे में वैल्यू आई, तीसरे डब्बे में स्कोर है, स्कोर इज इक्वल टू 100 है, तो फिर स्कोर के डब्बे में वैल्यू आई, तो फाइनल रैम की स्टेट ये आ गई। ठीक हो गया। ये दिखाने का मकसद ये है कि आपको ये एक्सरसाइजेज इस तरह सोल्व करनी है, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करनी है। आपको एक रैम नहीं बनानी, आपको हर स्टेप पे रैम नहीं बनानी है, ताकि आपको समझ लगे कि रैम किस तरह, हमारा जो प्रोग्राम है वो रैम पे क्या हशर नशर जा कर रहा है। ठीक है, हमें पता लगे कि रैम की स्टेट क्या हो रही है, क्या चेंज हो रही है रैम के ऊपर। तो ये स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप पे रैम नहीं बनानी है हमने। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है और ये आंसर पूछ रहा है आपसे। रैम बनाने के बाद आप इसका आंसर बताइएगा। एक्सरसाइज 2 भी इसी तरह आपने सोल्व करनी है, हर स्टेप पे रैम। एक्सरसाइज नंबर 3, 4, सो ये एक्सरसाइज आपने सोल्व करनी है। सोल्व करने के बाद एक प्यारी सी पीडीएफ बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस है, उस पर सेंड कर दें आप, तो मैं उसको चेक करके ना तो आपको रिप्लाई कर दूँगा। और इसके अलावा इस एक्सरसाइज का लिंक और लेसन 1, ये पूरे लेसन 1 और इसकी एक्सरसाइज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। और अगर आप एक्सरसाइज के एंड पे जाएँ तो एक्सरसाइज नहीं, लेसन 1 के एंड पे जाएँगे ना, तो ये विजुअलाइज़ डेमो वाला जो लिंक है ना, ये असल में ये चीज़ है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, जो हमने रीड किया लेसन 1, ये सारा लेसन 1 रीड किया, अगर इसको डेमो करना चाहें सारा, तो वो जिस तरह स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन चलती हैं, तो इसको भी टेस्ट कर सकते हैं आप। तो आई होप कि आपको ये जो है ना सारा कॉन्सेप्ट कि सीपीयू किस तरह काम कर रहा होता है, रैम किस तरह यूज़ हो रही होती है, वेरिएबल्स क्या हैं, और प्रोग्राम क्या है, सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अगर किसी किस्म का डाउट है तो कमेंट्स में बताएं। हम एक और वीडियो इस पे बना लेंगे और मज़ीद क्लियर कर लेंगे, बजाय कि हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन कर दें। आपके कमेंट्स से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वीडियो किस क्वालिटी की है, ये लेक्चर किस क्वालिटी का डिलीवर हुआ है, ताकि हम इसको इम्प्रूव कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच।